सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब। इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर ये खास प्रोग्राम पैसा बोलता है। हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करेंगे। भारत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फायदे का सौदा होता है। कई मिसालें हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लोगों ने लिए और उसके बाद बड़े इन्वेस्टर बन गए। तो आज के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो, इन जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कब करें, कैसे करें और ये कैसे फायदे का सौदा बन सकता है। इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर शरद कोहली साहब और साथ ही हैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। आप दोनों का वेलकम करते हैं हम। और शरद जी, जैसे इंडस्ट्री 4.0 है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है फोर्थ, यहाँ पर ऑटोमेशन का ज़माना है, आईओटी का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, स्मार्ट फैक्ट्रीज बन रही हैं, रोबोटिक्स हैं। क्या अब इन्वेस्टर्स को, हमारे दर्शकों को अब ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके फंडामेंटल्स देखने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में 10 साल 15 साल अगर वो उसमें जमा रखते हैं अपनी पूंजी तो वो दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए? बिल्कुल सोनिया, जिन आपने टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया, बिल्कुल यही इंडस्ट्रीज़ हैं जो आगे देखने वाली हैं। पर इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं नए, उनको नॉर्मली क्या होता था, जैसे मान लीजिए एफएमसीजी कंपनी है तो लोग ज़्यादा देखते नहीं थे, भाई ये तेल बनाती है, साबुन बनाती है या कुछ बनाती है। पर अब मुझे लगता है वो टाइम आ गया है, वो वक्त आ गया है जब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या कर रही है। अगर टेक्नोलॉजी में है तो क्या वो आने वाली जो कल की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी मैं सोनिया दो करता हूँ। एक तो जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जो पहले से ही चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी आज से 10-20 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, पर जो कल की जो आपने बात करी, आने वाले कल की बात करी, उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और अब जिस तरह हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जिस तरह फैब्स में जो सेमीकंडक्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो कंपनीज उभर के आएंगी, वो कंपनीज चमकेंगी जो इन क्षेत्रों में, इन फील्ड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, इसमें R&D कर रही हैं और इसको अपनी रेवेन्यू एक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि आप अगर R&D कर रहे हैं तो आप उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं। क्या वो जो आपकी रिसर्च जो चल रही है पिछले 1-2 साल से, ये कोई आज का नहीं है, पिछले 1-2 साल भी मैं उसमें ले लेता हूं फोल्ड में, तो क्या ये रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रहा है? उनकी जो टॉप लाइंस हैं उसमें इसका रेवेन्यू दिखना शुरू हो गया, और अगर नहीं दिखना शुरू हो रहा तो क्या वो कुछ ऐसी चीज निजात कर रही हैं जो कि आगे जाके काम आने वाली है। और उसमें मैं अगर इसका एग्जाम्पल लेके चलूं सोनिया, तो मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा डिफेंस टेक्नोलॉजी को। अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो दुनिया भर में बनी, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो या ईरान इजराइल की बात हो, आपने देखा कि बार बार जिक्र आया टेक्नोलॉजी का। उसमें ड्रोन्स थे, उसमें मिसाइल्स थी, उसमें सेल्फ डिफेंस सिस्टम थे। ये सब चीज़ें शायद बहुत से लोग नहीं जानते हो, इनके पीछे बहुत सोची समझी रिसर्च की हुई टेक्नोलॉजी काम करती है। और जहाँ तक हिंदुस्तान का बात है, मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो डिफेंस के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो जो कंपनीज इनमें इन्वेस्ट कर रही हैं, इनमें रिसर्च कर रही हैं, उन कंपनीज पे ध्यान देने की जरूरत है। और मैं सोनिया यहाँ शुरू में ही एक चीज़ जो ज़रूरी, जिस पे हम बात करेंगे आगे, बता दूं कि इसकी डायमेंशंस हैं। पहली डायमेंशन आपने जैसे कहा कि वो स्टॉक्स हैं, वो कंपनीज हैं, उन कंपनी के स्टॉक्स हैं जो इस पर इन्वेस्ट कर रही हैं। इसकी दूसरी डायमेंशन एक होती है कि हम क्या, जो अमेरिका में फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वहां भी जाके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे फीडर फंड्स हैं, कुछ कंपनीज यहाँ की फीडर फंड्स चलाती हैं, उनमें कर सकते हैं। तीसरा इसका डायमेंशन है, शायद बहुत सारे लोग इससे अछूते होंगे, इसमें अब तक उन्होंने सोचा नहीं होगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं सोनिया, जिन्होंने बहुत ही कामयाबी से ऐसी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, और ये स्टॉक्स नहीं है, ये स्टार्टअप्स है, ये अभी लिस्टेड नहीं है, ये जेन्युइन स्टार्टअप्स हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले किया, और आज मानेंगे नहीं, उनका 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ आज लाखों रुपए हो चुका है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन इतनी चढ़ गई है। हालांकि वहां पर मैं ये साथ में अलर्ट करना चाहूंगा, फेलियर रेट भी बहुत हाई होता है।
तो सोच समझ के करें। तो ये तीसरी डायमेंशन है। चौथी डायमेंशन में मानता हूं कि जो REIT और इनवेट है वो भी जो टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाती हैं, जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, उनको भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो मैं इसलिए मैंने ये शुरू में जिक्र किया कि हम खाली, और फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि खाली टेक्नोलॉजी बेस्ड जिनका पोर्टफोलियो रहता है। तो मैंने शुरू में इसलिए किया कि जो हमारे देखने वाले हैं वो ये ना समझे कि भाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना मतलब खाली हम उन शेयर्स को देखें जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उन्हीं में हम निवेश करें। तो आपके इन्वेस्टमेंट के डायमेंशंस काफी फैले हुए हो सकते हैं और आप इन सबको टेबल पर रख के चल सकते हैं। मैं तो अमेरिका तक पहुंच गया इन्वेस्ट करने के लिए। मैं तो यहाँ निवीडिया जैसी कंपनी जो अमेरिका में है, जो इस टाइम दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है मार्केट कैप के लिहाज से बात करें, मैं वहां तक पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, मैं इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि आप जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की बात सोचे तो इन सब डायमेंशंस को अपनी टेबल पर रखकर चलें। बिल्कुल, मैं पूछने भी वाली थी कि ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें क्या ऐसी कंपनियों में? रवि, कुछ इस टाइप के फंड्स होते हैं क्या? अब तो अलग अलग सेक्टर्स के फंड्स भी होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो यहाँ पे क्यों ना शुरुआत बाकी की जाए, जैसे कि US में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी उन कंपनीज में ज़्यादा जल्दी आती है जैसे कि हमने देखा कंपैरिजन में। प्लस ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंपनीज थी उनकी ग्रोथ ज़बरदस्त हुई है। तो ऐसे में क्यों ना मौके का फ़ायदा अब उठाया जाए, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, मिस द ट्रेन या फिर राइड द ट्रेन ये किया जाए। देखिए, मैं आपका जो एक कॉन्सेप्ट है और जो आपका ये आज प्रोग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पॉर्टेंस को पहले समझेंगे तो आप उसकी एप्लीकेशंस को भी समझ पाएंगे। सर ने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस पे इसलिए वापस आ रहा हूँ क्योंकि उस डिटेल का मतलब वहाँ पर कनेक्ट होता है। सबसे पहले आप समझिए, ये हमने सुना होगा ट्रेंड ही फ्रेंड है आपका, ट्रेंड के साथ चलिए, टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। आज आपको अगर मैं कुछ चीज़ें याद दिलाता हूं तो आपको बड़ा पेन होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि आप आस पड़ोस में देखिए या आपने खुद जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होगी वहाँ पे कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पर आपने मकान देखा होगा, खरीदा नहीं होगा और उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई होगी, तो अपने आप को कहीं ना कहीं से ना बड़ा दुख होता है। खुशी तो कम मिलती है लेकिन दुख ज्यादा होता है। Correct. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने राइट टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया और आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया और आज आपको वो इन्वेस्टमेंट अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि वो पास्ट हो चुका और उसने अपनी ग्रोथ दिखा दी। हम जो इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो ये प्रोग्राम इसीलिए है कि अब आगे का ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से अगला स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, म्यूचुअल फंड कहां जाएंगे, बैंकिंग कहां पर निवेश करेंगे, आपके लिए फ्यूचर क्या है। इन सब फैक्टर को अगर समझें तो जिस तरीके से शरद साहब ने बताया कि आप अमेरिका की जो कंपनीज की बात की, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ये सब देखिए जब आई थी तब आपको लग रहा था इन्वेस्टमेंट कर दे, अब आज कह दीजिए इन्वेस्टमेंट करें तो कहे बहुत महंगी है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी भारत की ऐसी कंपनी है, जैसे डिफेंस काउंटर की बात की, मैं उसी की बात करता हूं, उसकी उतार और चढ़ाव बताता हूं। डिफेंस कंपनियों ने 65% का रिटर्न दिया था आपको लास्ट ईयर मई तक, और आपको बताऊं कि मई से लेकर दिसंबर तक में वही 65% गिर करके सिर्फ और सिर्फ 12% रह गया। यानी कि जिसने 65% पे निवेश किया उसका तो 40-50% फंड साफ हो गया। आज वही कंपनियां वापस से, जिन्होंने उस टाइम पे ऊपर भी निवेश किया था और आज नीचे भी निवेश किया, उनको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 45% का, 45% का। बैंक जाके देखोगे तो हंसने लगोगे अपने आप पे कि 6.5% को ले एफडी में करवाएं या फिर उस पे हंसें, आपके सामने सवाल है। तो आपको तो अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब अपॉर्चुनिटी की बात जब आप करते हैं तो आपको यही सबसे पहले देखना होता है कि आगे का ट्रेंड क्या है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। देखिए यहां पर भी जो स्टूडियो है इस पे शूट हो रहा है, तो इस पे भी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सॉफ्टवेयर पहले कोई और यूज हो रहे थे, आज कोई और सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। जो हमारे कैमरामैन साहब है वो भी रील पे बिजी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही है, आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए डिफेंस काउंटर में सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपनियों का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ लूंगा भी बाद में, जो अभी टेक्नोलॉजी में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं, वो जो चिप बनाती हैं, वो जो बैटरीज बनाती हैं, वो ईवी का जमाना आ रहा है, जो एआई में जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो, ये
तो theme को अगर आप पकड़ कर सब कुछ चलें। रवि पहले ही बता दोगे तो फिर हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? नहीं, मैं तो सिर्फ अभी थीम बता रहा अभी हूं। सिर्फ डिफेंस सेक्टर पे डिस्कस करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कि बताई शरद जी ने, उसके अलावा भी जिस तरह के नए रेडार सिस्टम हैं, एम्बेडेड सिस्टम हैं जो कि आपकी मिसाइल को दूर ही रोक देते हैं, उस टाइप की जो न्यू और उससे भी हो सकता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भी कुछ डेवलप हो रही हो जो लोगों ने सोचा तक ना हो, उस टाइप की कोई चीज़ों पे काम चल रहा हो। साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी लगातार कहा जाता है कि जैसे ही वो मार्केट में आए तुरंत खरीद लो क्योंकि वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, राइट? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पहले मैं आपने डिफेंस की बात की, मैं उसी पे पहले रहता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, नहीं तो बहुत उलझ जाऊंगा क्योंकि जब ज्यादा चीजें होती तो बोलने के लिए समझ नहीं आता कि कहां से स्टार्ट किया जाए। अब मैं आपको उसके ऊपर, मैंने देखिए सबने डिफेंस काउंटर की सर ने बात करी। डिफेंस काउंटर पे आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, HAL है, मैसडॉक है, GRSC है, कोचिन शिपयार्ड है, ऐसे करके कंपनियों की भरमार है और वो हर एक कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही है, इसीलिए उनमें ग्रोथ देखने को मिल रही। अब पॉइंट क्या है, मैंने आज जब मैंने ये पूरी अभी जो भी चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या सारी चीजें, इसको अगर एनालाइज करें तो आपको बहुत क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है कि अब वॉर जो है वो टेक्नोलॉजी वॉर पे डिपेंडेंट होती जा रही है। यानी कि अब जाके आदमी से आदमी लड़ाई के बजाय अब सीधे ड्रोन से हमले हो जाते हैं, ड्रोन से फायरिंग हो जाती है। तो इससे रिलेटेड अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई कंपनियां जो कि ड्रोन के पहले इससे पहले जो है वो बना भी रही थी, लेकिन वो कंपनियां लॉसेस में थी और अचानक से उनको ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। दूसरी तरफ आते हैं जो उसमें बैटरी, जो लिथियम बैटरी यूज होती है, उसको अगर देखते हैं तो उन कंपनियों के शेयरों में आप देखें तो आग लगी हुई है, वो कंपनी पकड़ में नहीं आ रही हैं। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजिकल आप स्टॉक्स को, स्ट्रक्चर को और सेक्टर को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो आपका पोर्टफोलियो तो जरूर चमकेगा। और इसीलिए डिफेंस के अलावा भी जो उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें भी आपको यहाँ पर फोकस जरूर रखना चाहिए। एंसिलरी। और अब तो यूरोप ने भी अपना बजट बढ़ा दिया है डिफेंस का, और जिस तरह से हर कोई अपने पड़ोसी के साथ दो दो हाथ कर रहा है, अब लग रहा है कि ये एक सेफ बेट है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। बट एनीवे इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग मनी, बट कांट हेल्प इट। शरद जी, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर टेक्नोलॉजीज। टेक्सटाइल को हम लें, आई मीन सो इंटरेस्टिंग, यहाँ पर स्मार्ट फैब्रिक्स की इनोवेशन हो चुकी है, वेरेबल टेक्नोलॉजी है, 3D निटिंग शुरू हो चुकी है, रिसाइक्लेबल इको फ्रेंडली स्टफ अब आ रहा है। तो जो आपके वाइटल साइंस आप मॉनिटर कर सकते हैं, ऐसे कपड़े आ रहे हैं, हार्ट रेट, फटीग, ये सब मॉनिटर हो जाता है, एनवायरमेंटल चेंजेस को एडजस्ट कर लेते हैं कपड़े। क्या इस टाइप की जो कंपनीज हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छा आइडिया रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आपने तो आपके सवाल में जवाब भी छुपा हुआ है। और अगर इस तरीके के कपड़े आप पहनते हैं जो आपके वाइटल पैरामीटर्स नोट कर लेता है, आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताता भी है, तो इससे अच्छा हो नहीं सकता मुझे लगता है आने वाले समय में। और मैं पहले आपकी इजाज़त से, जो रवि जी ने जो पेन पॉइंट की बात करी, तो मैं थोड़ा उस पर मर्रम लगा दूं उनकी इजाज़त से क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक फ़ायदा ये है कि जो फोमो जिसको हम कहते हैं, अक्सर हम बात करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो टेक्नोलॉजी में एक अच्छी बात है। ये फोमो तो जुड़ा ही रहता है, फोमो तो सब चीज़ के साथ जुड़ा रहता है। अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व करती है। तो और टेक्नोलॉजी मैं ये भी बता दूं कि कभी रुकती नहीं है। मतलब जब आप, अगर अभी एग्जांपल हम डिफेंस का ले रहे थे, तो डिफेंस में मान लीजिए अब किसी ने मिसाइल बनाई और दूसरे किसी ने उसको काट बना ली, उसको जैसे अभी S-400 इंडिया ने यूज करी तो बना ली, तो कोई उस पर फौरन काम करना शुरू कर देता है कि भाई ऐसी कुछ बनाओ कि जो रेडार में ना आ पाए, फिर आप बनाएंगे, फिर उसके रेडार। तो मेरा कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट से कभी रुकती नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा फोमो, जिस मर्रम की मैं बात कर रहा था वो ये थी कि ये कभी रुकती नहीं है, इसमें फोमो थोड़ा सा कम रहता है। आप जब भी घुसेंगे इसमें, उसका आगे का 4-5 साल का R&D तैयार रहता है। तो पहले तो मैं ये जोड़ना चाह रहा था उसमें, इनकी इजाजत से। दूसरा, मैं समझता हूं आपने अभी टेक्सटाइल की बात करी, मैं तो टेक्सटाइल क्यों, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग में भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ टेक्नोलॉजी मेरा मतलब मशीनों से नहीं है, मशीनों से तो मशीनों की टेक्नोलॉजी तो कई डेकेड से आई हुई है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि AI फोकस जो कंपनीज हैं, अब AI एक ऐसा लफ्ज है कि जिसको आप खाली टेक्सटाइल में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, आप किसी भी ऑटोमोबाइल में, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो AI ड्रिवन कार्स आ रही हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो जहां मुझे लगता है जो कंपनी AI पर फोकस कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही है, मतलब ये नहीं कि बनी बनाई उठा के लगा रही है उसमें,
पर जो खुद R&D AI पे कर रही है उनका मुझे फ्यूचर बाकियों से ज्यादा ब्राइट लगता है, क्योंकि AI इस कदर अब सारे बल्कि स्टॉक की ट्रेडिंग में जिस तरीके से AI आ रहा है, बाहर क्यों जाएं हम, जिस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उसकी जो ट्रेडिंग होती है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है, उसका आप इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें AI आ रहा है। तो मुझे लगता है कि AI एक ऐसा एरिया है, आपने टेक्सटाइल की बात करी, मैं उसको थोड़ा सा और मैक्रो लेवल पर ले जाके बात कर रहा हूं कि AI वाली कंपनी, अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो आम देखने वाला है वो कैसे ढूंढे कि कौन सी कंपनी AI पे काम कर रही है। तो यहां आपका थोड़ा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, पैसा बोलता है कि मेरा जो फेवरेट डायलॉग है कि अगर आप चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे तो आपको अपने पैसे के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है जो रिसर्च कंपनी कर रही है, अगर वो R&D कर रही है, थोड़ी सी रिसर्च आपको भी करनी चाहिए कि आप ढूंढे कि कौन सी कंपनीज टेक्नोलॉजीज का बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं, कौन सी कंपनीज AI यूज कर रही हैं। और आजकल इस इंफॉर्मेशन को सोनिया निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको ये मत सोचिए कि भाई मैं किसी कंपनी के कामकाज के बारे में मैं कैसे पता लगा सकता हूं या लगा सकती हूं, मेरी वहां तक पहुंच क्या है। इस डिजिटल वर्ल्ड में, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है, इस डिजिटल वर्ल्ड में आपके लिए किसी भी कंपनी की एक्टिविटी में जाना, उसके फंडामेंटल्स पे जाना मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको अलग अलग एप्स आ गए हैं, आप उनमें जाके किसी भी कंपनी के बारे में ऐसी ऐसी डिटेल, क्योंकि देखिए जो इंटरनेट की दुनिया है वो इतनी बड़ी है कि हम जिससे जितना सोच सकते हैं उससे बड़ी है, और हर सेकंड उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मुझे लग रहा है जितनी भी जानकारी है वो सब सिमट के, ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग से, फाइलों से, पेपर से सिमट के अब वर्चुअल वर्ल्ड में आ गई है। तो आपके लिए निकालना मुश्किल नहीं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके उन कंपनीज पर फोकस करेंगे जो AI ड्रिवन है, तो मुझे लग रहा है वहां आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है आने वाले सालों में। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं उसको एक लाइन को दोहराना चाहूंगा कि ये जरूर ध्यान रखिए कि उस टेक्नोलॉजी को वो कंपनी अपने टॉप लाइन में, टॉप लाइन हम बोलते हैं जो आपका रेवेन्यू है, उसमें वो कैसे कन्वर्ट कर रही है। ये ना हो खाली टेक्नोलॉजी आई, R&D डिपार्टमेंट कई बार किसी फॉर्मेलिटी के लिए बना देते हैं, कोई ऑर्डर लेने के लिए बना दिया, भाई हम R&D करते हैं, या किसी गवर्नमेंट कंप्लायंस के लिए बना दिया। तो उस R&D का बहुत ही तरीके से इस्तेमाल, जिससे कि आपके रेवेन्यू में वो कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ये, और जो लोग ये जानना चाहते हैं सोनिया कि हम यहीं बैठे बैठे ये DD उर्दू का पैसा बोलता है, ये मुझे पता लगा कि ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया से बाहर भी जाता है और मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। तो जो ये सोचते हैं हम यहाँ बैठ के अमेरिका, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका का इस समय मैं मानूंगा कि नंबर 1 पर है, क्योंकि ज्यादातर जो आप कंपनी, आप अमेजोन हो गया, मेटा हो गया, गूगल हो गया, उबर हो गया, जो आप इस्तेमाल करते हैं चीजें आम रोजमर्रा की, वो टेक्नोलॉजी पर वहीं से उनका निजात हुआ है, वहीं वो कंपनीज है। तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू, या कुछ बड़े ब्रोकर्स हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे, उन्होंने फीडर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जहां से आप इन्वेस्ट करके उन कंपनीज में सीधा इन्वेस्ट कर सकते। और जो लोग ये जानना चाहते हैं, मैं यही जानकारी क्योंकि आ रही है इसके साथ जोड़ दूं आपकी इजाजत से, कि पैसा जब आपका यहां से बाहर जाएगा तो वहां तो डॉलर में इन्वेस्ट होगा। अगर हम नैस्डैक की बात कर रहे हैं, हम S&P की बात कर रहे हैं, हम डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं, तो आपको एक स्कीम होती है जो मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है बहुत काम की होगी, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत आप $2.5 लाख हर शख्स 1 साल में आप भारत से बाहर भेज सकते हैं। तो अगर आपका 4 लोगों की फैमिली है तो आप $1 मिलियन तक बाहर भेज सकते हैं। तो ये आप इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं, आपको अपने बैंक में जाना है, एक A2 फॉर्म होता है, आप बैंक से A2 फॉर्म मांगिए, उसमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं कि आप किस लिए पैसा भेजना चाहते हैं, उस पर आप टिक लगाइए, और पैसा आप इंडिया से बाहर आराम से, आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप $2.5 लाख हर साल आप भेज सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं भाई हम डॉलर हम कहां से खरीदेंगे और हम डॉलर में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं उन फीडर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ये मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था। काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग जानकारी। और हमारे दर्शक जो भी ऐसी बड़ी कंपनियों के नाम जो कि बिग 4 मानी जाएं, या फिर जैसे मेटा और ये सब होती हैं, उन सब में अगर किया जाए तो वहाँ पर भी अब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शरद जी ने बताया। तो जैसे रवि, मैंने सोचा था कि हम रोटी कपड़ा मकान टाइप से शुरू करेंगे कि कहाँ पर हर जगह AI आ गया है। हमने टेक्सटाइल की बात की, यानी कि कपड़े की बात की। अगर हम रोटी की बात करें तो फूड टेक कंपनीज भी बहुत ज़बरदस्त AI इस्तेमाल कर रही हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी अब बनाया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव्स हैं, ग्लूटेन फ्री बनाया जा रहा है, मशरूम बेस्ड प्रोटीन बनाया जा रहा है, और सी ऑल्टरनेटिव्स बनाए जा रहे हैं। ये सब डेटा एनालिसिस करके 3D टेक इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रो कर रहे हैं मीट को लैब्स में। तो इस टाइप की जो कंपनीज हैं
वो किस तरह का फ्यूचर आपको लगता है, कैसा है? देखिए, जो इस सेगमेंट पे काम कर रही हैं, अगर उनको देखा जाए तो उन कंपनीज को पहचानना और उन कंपनीज, देखिए क्या होता है जब स्टॉक मार्केट पे आप आते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। हम टोटल अगर आप सेक्टर गिने तो आज आपको 5 से 8 सेक्टर से ज़्यादा पता नहीं होते हैं, और ऐसी कंपनीज जिनमें इस तरीके का चीज़ें होती हैं उन कंपनीज की तरफ लोगों का फोकस नहीं होता, और इसीलिए वो कंपनियां जल्दी शेयर मार्केट पे लिस्ट भी नहीं कराती हैं। जैसे कि आप देखिए कि कुछ कंपनियां जो फूड से रिलेटेड हैं, जो हैं, वो कंपनियां ना लिस्ट करा करके वो कंपनियां लिस्ट हो रही हैं जो फूड की सर्विसेज को दे रही हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो बिजनेस में उतना एक्टिविटी या उतनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। पहला। दूसरा पॉइंट जो आपका है कि जिस हिसाब से आप, तो इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजी फैक्टर को अगर समझे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत आते हैं, तब फिर आपको छोटी छोटी कंपनियां मिलती हैं। और आपने देखा होगा कि रिसेंट डेज में हमारे यहाँ पे आईपीओस की भी भरमार आई है, बहुत से एसएमईज आईपीओ भी आते हैं। एसएमई आईपीओ उनको कहते हैं जो 20 से 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं, और वो कंपनियां धीरे धीरे करके बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर आ रही हैं। उस सेगमेंट पे जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पे जो आपने अभी जिस हिसाब से बताया उसको अगर देखते हो तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं अभी के हिसाब से। जैसे आप देखिए, आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे मैं एआई की बात हो रही थी, एआई टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे E2E करके एक कंपनी है, नेट वेब करके एक कंपनी है, ब्लैक बक करके एक कंपनी है, जो कि एआई और इनसे रिलेटेड सेगमेंट पे काम करती है, लेकिन आज उन शेयरों के नाम ही नहीं जानता कोई, या फिर बहुत कम जो लोग फोकस करते हैं वो जाकर के वहां पर देखते हैं तब नाम पता चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एजुकेशन और जानकारी की भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता। प्लस ऐसे इंसेंटिव ऑफर्स नहीं दिखाई देते स्टॉक मार्केट पे आने पे, इसलिए इस तरीके की जो कंपनियां जो ग्राउंड रियलिटी पे बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो अपने आईपीओ को लेकर नहीं आती हैं या फिर कंपनियां लिस्ट नहीं कराते हैं, इसलिए यहां पर इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आप एआई से रिलेटेड कंपनीज या फिर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या चिप बनाने से रिलेटेड कंपनीज पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। जी, अगर मकान की बात की जाए तो वहाँ पर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है शरद जी। अब जो आपके लॉक्स हैं या डोरबेल हैं उनमें वीडियो होता है, उनमें ऑडियो होता है, रिमोट से आप खोल सकते हैं, आप ऐप से खोल सकते हैं, यहाँ बैठे मैं अपने घर का लॉक खोल सकती हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं जो कि पहले सिर्फ कल्पना लगती थी, लेकिन अब ये रियल हो रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इन सेक्टर्स में आ रही हैं। प्लस लाइट्स अब देखिए वो मोबाइल ऑपरेटेड होती हैं या वॉइस ऑपरेटेड होती हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। घर से अगर निकल गए, लाइट ऑफ करना भूल गए, ऐप से आप अपनी लाइट ऑफ कर सकते हैं। सोलर इंफ्रा की अगर हम बात करें तो अगर इन सेक्टर में इन कंपनीज की बात की जाए तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा? बिल्कुल, आपने जो बात करी मैं उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ। अब तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है। आप देखिए जो टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में, मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक कंपनी मिली जो कहते हैं अगर आपको घर बनाना है और 1 साल में आपका घर बनता है तो हम 2-3 महीने में बना के खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम वहाँ लाएंगे, सब बना के वहाँ असेंबल करेंगे, जिसको प्री फैब्रिकेटेड, उसमें प्री फैब्रिकेटेड तो खैर कुछ टाइम से चल रहा था, पर उसमें अब उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड और क्वालिटी और बढ़ा दी है। अब देखिए रवि ने बहुत अच्छी एक बात करी कि जरूरी नहीं कि सारी कंपनीज लिस्टेड हों, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, अब मैंने ये अब किस चीज से जुड़ जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टअप्स की बात की थी शुरू में, तो अब दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए 45% जिस रिटर्न की रवि ने बात करी थी, बहुत ही हेल्दी रिटर्न है। 45% कहाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि बैंक के 6-6.5% से 45% कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब इन कंपनी से मैं कंपेयर करता हूं जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी क्षेत्र में निकल आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल देखने वाले के मन में ये आएगा कि भाई हम इन स्टार्टअप्स को कैसे ढूंढें, क्योंकि शेयर मार्केट में तो चलिए ठीक है, आपने जो है अपना गए, आप अपना ब्रोकर के थ्रू या आपने खोल के ऑनलाइन देख लिया, क्या आप स्टार्टअप्स को भी ऐसे ढूंढ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप ढूंढ सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप जो एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स होते हैं, आप उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे, और इनकी लिस्ट बाकायदा मिनिस्ट्री में भी अवेलेबल होती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, वहां पर जाके आप इन स्टार्टअप से मिल सकते हैं। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं सोनिया कि मैं खुद 200 टेक स्टार्टअप्स को मेंटोर करता हूं, जो कि बैंगलोर में है, गुरुग्राम में है, अमेरिका में है। तो मुझे पता है कि ये कितना, ये बात सच है कि करीब 80-85% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। अब आपने दाव कहां लगाना है? आपको वो ढूंढने पड़ेंगे वो जो 15-20% कामयाब रहते हैं।
आपको वो ढूंढ, अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा वो कामयाब रहते हैं? तो इसका तरीका है कि इसके कुछ पैमाने होते हैं कि स्टार्टअप जिसने शुरू किया उसको कितना तजुर्बा है, जो उसकी मार्केट स्टडी कितनी की हुई है उसने, उसकी जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे, अब यहाँ आ जाती है टेक्नोलॉजी, इस पे मैं मेन आना चाह रहा था कि उसने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया है अपने स्टार्टअप में, और क्या ये लार्ज मासेस को, जिसको हम कहते हैं, क्या बहुत से लोगों को ये अप्लाई करती है कि नहीं करती। जैसे यहाँ हम नाम तो नहीं लेते, पर इंडिया के कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को आप देखें जिनको आज हर किसी के फोन में वो ऐप है और लोग उसको बिल्कुल, जैसे मैं क्विक कॉमर्स की बात करता हूं, आप लीजिए वहां पर, अब वो लिस्टेड, भले ही लिस्टेड हो या नहीं हो, कुछ लिस्टेड है कुछ लिस्टेड नहीं है, पर मेरा मतलब है कि अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज को भी वहां पर अगर उनका कुछ स्टॉक उठा लेते हैं, और इसका जो मीडियम होता है क्राउड फंडिंग हम कहते हैं, क्राउड फंडिंग का मतलब है कि आप कुछ लोग मिलकर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, आप उस क्राउड का किसी तरह हिस्सा बन जाएं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आपको उसको 5, 7, 10 साल के लिए रखना हो, ये तो हम वैसे भी एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, हम तो जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो अगर 5-10 साल के लिए आपने एक अनलिस्टेड कंपनी अच्छी सेलेक्ट की हुई, अच्छे फाउंडर्स के थ्रू आपने सेलेक्ट कर ली और उसमें आपने कुछ पैसा लगा दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना सारा पैसा उसमें लगाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को कुछ हिस्सा उनके लिए लगाइए। और ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं पर्सनल रूप से कि बहुत बहुत अच्छा रिटर्न उसमें दिया है। कुछ लोग तो आप मानेंगे नहीं, चंद हजार लगाए थे और वो करोड़पति बन गए, 5-6 साल के अंदर ही उनकी कंपनी के वैल्यूएशन के साथ वो चलते रहे। और ये किस, आपने जब बात करी, ये फूड टेक थी, ये फिनटेक थी, ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड थी, ये सर्विसेज रिलेटेड भी थी, चाहे किसी को आप, मतलब उन स्टार्टअप्स को ढूंढिए जो कि पेन पॉइंट को आसान कर दे। मतलब जैसे किसी को दिक्कत है, आम लोगों को दिक्कत है, ये काम हम नहीं कर पाते हैं, काश ये काम कोई करवा देता, जो ऐसे एरिया में हिट करती हैं, उन कंपनीज का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखता है। और जो मैं आपको इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं यहाँ नाम तो नहीं लूंगा, और उनकी वैल्यूएशंस 100x 200x भी हो चुकी हैं, इतनी बड़ी वैल्यूएशंस आ चुकी हैं। तो मैं जोड़ना ये चाह रहा था उसमें कि आप लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनीज को इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम तो दोनों तरीके से उसको चलेंगे। स्टॉक्स की बात तो हुई, पर आप अनलिस्टेड कंपनीज को भी देख सकते हैं, स्टार्टअप्स को भी साथ में देख सकते हैं, उसको छोड़िए नहीं, एक बार जरूर उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए। जी, तो नहीं, मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि बास्केट को आप अपनी इंक्रीज करके रखिए और हर एक अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखिए, पहला। दूसरा, जो आपने इन्होंने बताया, शरद जी की एक खास बात है, ये बहुत प्यार से अच्छी बात कह के निकल जाते हैं, लोगों को समझने में टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ, ये मैंने किया होता तो अच्छा होता, तो ये दिल से जुड़ी बात है। आपको मैं बताऊं, आपने जिनका नाम सुना होगा, गूगल करिएगा, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका आप देखते हैं पोर्टफोलियो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी अब तो नहीं रहे, उनका आप एक पोर्टफोलियो देखिए, आप देखेंगे उनके पोर्टफोलियो में 200 से ज्यादा स्टॉक हैं, लेकिन उनको करोड़पति और अरबपति बनाने वाला सिर्फ 2 ही स्टॉक होगा। तो ये आप जो शरद जी कह रहे हैं कि यही बात इंपॉर्टेंट है कि आप 10 इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं तो हो सकता है आपके 8 उसमें नुकसान होते हो, लेकिन एक ही आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो कि आपके लिए हिस्ट्री लिख कर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को देखें, हर एक से उस पर उतनी एक्सपेक्टेशन ना करें, आपके कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, और जैसा कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है, तो वो आप हरकत करते रहिए और इन्वेस्टमेंट ढूंढते रहिए, फाइंड आउट करिए। अनलिस्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी अदा कर रहा है क्योंकि इस समय अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज को अगर देखते हैं तो उनमें ग्रोथ स्ट्रक्चर 100 टाइम्स यहां पर इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ है। तो बिल्कुल यहां पर स्टार्टअप आपको वही तो करना है जो यहां पर इस प्रोग्राम की थीम है कि आपको शुरुआत से ही, यानी कि जो ट्रेंड है उसी को फ्रेंड बनाना और जो ट्रेंड के साथ चल रहा है उसी कंपनी को ढूंढना है। तो अनलिस्टेड में कैसे इन्वेस्ट करें, शरद जी अगर आप बताएं। देखिए, आपके लिए आसमा खुला हुआ है। आसमा से मुझे याद आया, सोनिया, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ, अगर आपको पूरा आज स्क्रीन नीला नीला दिख रहा है तो महज इत्तेफाक है, मेरे को आसमा नीले से याद आ गया। तो अनलिस्टेड कंपनी, देखिए मैंने जो बात करी, एक्सेलरेटर्स की बात करी, और रवि ने बहुत अच्छी बात जोड़ दी जो मेरे दिमाग से निकल गई थी कि आप 10 में करेंगे, मैंने तो खुद का 80% उसमें से फेल हो जाते हैं। तो आप मान लीजिए, अब मैं इसको एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लीजिए आपने 1-1 लाख रुपया ऐसी 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दिया, मैं आप बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो जाते हैं, जो रवि ने बात करी उसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया 10 स्टार्टअप्स में, अब आपके 8 लाख रुपए डूब गए। अब पहले मैं डूबने की बात कर लेता हूं, पर वो जो 2 थे वो 1-1 लाख के 1-1 करोड़ हो गए।
अब इसको ऐसे देखिए, आपको 10 कंपनी की वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए आ गई, पर 8 लाख रुपए नुकसान में है, तो क्या फर्क पड़ता है? आपके तो 10 लाख रुपए 2 करोड़ हो गए, तो वो 8 लाख रुपए अगर आप उनको भूल जाइए, वो फाउंडर्स ने बिजनेस बंद कर दिया, उनको घाटा हो गया, फंडिंग नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम उसमें नहीं जाते, पर आपके वो पैसे बढ़ गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप पोर्टफोलियो को फैला के बात करेंगे। अब इनको कैसे करना है आप बात करें, तो मैंने बात करी थी एक्सेलरेटर्स की और इंक्यूबेटर्स की। इंक्यूबेटर्स होते हैं, एक ऐसी ग्रुप बन जाता है, एक संस्था या एक कंपनी बन जाती है जिसमें ये स्टार्टअप्स आके बैठ के अपना काम करते हैं। वो इंक्यूबेटर ना केवल उनको अपने यहां बैठाता है, बल्कि उनको वो पूरी सपोर्ट देता है। मान लीजिए उनको फंडिंग कहां से चाहिए, वो उनको नाम बता देगा, उसको कोई स्टाफ के लिए हेल्प चाहिए, वो उसको रिक्रूटमेंट में हेल्प करेगा, उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, उनका एक एक्सपर्ट बैठा होगा, वो बताएगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है। तो इनकी छत के नीचे, अगर मैं इसको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बोलूं, इनकी छत के नीचे वो स्टार्टअप्स बैठे होते हैं, ऐसे एक्सेलरेटर्स होते हैं जो चल रहे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लग रहा है, और अगर आप ऑनलाइन जाएंगे आपको इन इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पर भी आप देखेंगे, अब तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से एक डिवीजन बनाई हुई है, वो भी आपको डेटा दे सकते हैं। और अब सवाल है कि आपके इतना पैसा लेके मैं जाऊं तो मुझे कोई शेयर्स देगा कि नहीं। तो जैसे मैंने क्राउड फंडिंग की बात करी, क्राउड फंडिंग होती है, मान लीजिए 50-100 लोग मिलके सबने 1-1 लाख रुपए डाला, अब किसी को 1 करोड़ चाहिए तो सबने 1-1 लाख डाला और उसका 1 करोड़ वहां पर बन गया। तो आप उस क्राउड फंडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और इसकी जानकारी जब आप देखिए, जब आप तय की तय खोलेंगे ना, तो आपको नई नई इंफॉर्मेशन उसमें मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी लग रहा है, और हमारा तो मेरे ख्याल पैसा बोलता है, तो पर्पस ही यही है कि आपके लिए ये सब रास्ते खोलना, ये सब दरवाजे खिड़कियों को खोल देना, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि क्या तरीका है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों कंपनीज की, क्योंकि टेक्नोलॉजी कल का है। और अगर आप प्रमोटर लिस्ट नहीं करा रहा है तो आप क्या कर लेंगे, पर आप फिर भी हिस्सा बनना चाहते हैं उसकी तरक्की का, तो मैंने ये दोनों चीजें आपको स्टार्टअप्स का बताया। जी रवि, हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बायोमेडिकल डिवाइसेस में बहुत नए नए चीज़ें इनोवेट हो रही हैं। वहाँ पे भी रोबोटिक्स हैं, पोस्ट ऑप केयर है। आजकल लोगों की सर्जरी हो जाती है तो आईसीयू में कुछ दिन रखते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं घर पे ही पूरा सेटअप आपका बना देंगे, वेंटिलेटर टाइप का बेड भी मिल जाएगा। उस टाइप की हॉस्पाइस कंपनीज भी आजकल हो गई हैं। आपको अगर डायबिटीज़ का टेस्ट करना है तो वो पिन प्रिक वाली अब नहीं है, अब तो आप ब्रेथ एनालाइजर से कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें इजी हो रही हैं, 3D से आप ऑर्गन प्रिंट कर सकते हैं। ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी कंपनीज पर भी नज़र रखनी चाहिए कि नहीं? देखिए, इस टाइप की कंपनीज हैं और इस टाइप की कंपनीज बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं और अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को दे रही हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखें तो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं। जैसे मैं कुछ कंपनियों के नाम लेता हूँ जिनको कि सभी लोग जानते हैं। आप बात कर लीजिए चाहे सिप्ला की, सन फार्मा की या फिर डॉक्टर रेड्डीज़ की। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अभी धीरे धीरे स्टार्टअप करके आ रही हैं। अब चूंकि लैब टेस्टिंग की आप बात करिए तो आपको मॉर्फिन लैब या इस टाइप की कंपनीज जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं। और इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछूंगा तो आप खुद ही कहेंगे। देखिए, पहले जब आइस का ऑपरेशन होता था, क्योंकि नॉर्मली आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको 60 साल 65 साल के बाद एक ऑपरेशन आपको कराना ही पड़ता है। आप उसको अगर देखेंगे तो पहले वो ऑपरेशन होता था, आदमी 2 महीने तक एक हरी पट्टी बांध के रखता था, 1 महीने तक, और उसके बाद फिर वो उसका ध्यान रखना पड़ता था। आज मैं देखता हूँ कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो ऑपरेशन हो जाता है और 1 हफ्ते के बाद वो आपका चश्मा भी हट जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से जो टाइमिंग है वो कितना चेंज हुआ है। दूसरी तरफ जो आपने कहा, और शरद जी अभी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वैसे इनकी घड़ी में भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो इनके हार्ट रेट को और वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करती। तो ये देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरीके की जो कंपनीज हैं, इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं, या फिर अगर आप सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट की तरफ से जाइए तो आप देखेंगे कि जो अब लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ग्रोथ एक अच्छी देखने को मिली। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आज ही स्टडी कर रहा था, अपोलो हॉस्पिटल अब लार्ज कैप में शामिल होने जा रहा है। तो आपके सामने एग्जांपल है कि आपको अपोलो हॉस्पिटल की ग्रोथ स्ट्रक्चर कितना तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं। तो और एक 2-3 सेगमेंट हैं जिन्हें बड़ा सेफ माना जाता है। जैसे फार्मा सेक्टर में जब भी आप निवेश करते हैं,
चाहे कितना भी उतार हो, कितना भी चढ़ाव हो या कितनी भी गिरावट हो, लेकिन एक लिमिटेड आपको डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ग्रोथ स्ट्रक्चर दिखाई दे जाता है। जब कोविड जैसे केसेस हुए तो उस समय कंपनियां तो डबल पी पे यहाँ पर ट्रेड होना शुरू हो गई। जब मार्केट में बहुत डर फैल जाता है तो लोग कहते हैं भैया कुछ नहीं गिरेगा, तो एक है फार्मा सेक्टर नहीं गिरेगा, आप उसकी तरफ निवेश कर लीजिए। तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, और फार्मा सेक्टर की अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको करीब 30 से 35 स्टॉक मिलते हैं। लेकिन आपको ज्यादा कुछ R&D करने की जरूरत नहीं है। मैं टिप में बहुत सिंपल देता हूं, आप उसमें से टॉप कंपनीज को चूज करिए और सिर्फ 5 या 8 कंपनी जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप के साथ ट्रेड कर रही हैं, आप उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो भी वो कंपनियां ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी के साथ चलती हैं। आपको बहुत ज्यादा R&D करने की जरूरत नहीं होती और आप आसानी से उसमें निवेश कर सकते हैं। तो आपने घड़ी की बात की थी, मैं चश्मा भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो आजकल नए ग्लासेस आ रहे हैं, कोई मेटा ग्लास है क्या, या फिर गूगल ग्लास है क्या, या एप्पल ग्लास आपने पहना हुआ है बिल्कुल घड़ी के साथ साथ? बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी आपके चश्मे में, आपका चश्मा फोटो खींच लेता है, आपका चश्मा वीडियो बना लेता है। हम तो आपके चश्मे की बात कर रहे हैं। फोन पर ऐप है, तो बिल्कुल जो देखिए जो और R&D की जो बात हुई थी सोनिया, मैं उसमें जोड़ दूं कि जिस कंपनी ने R&D पर खुलकर खर्च किया है और जो अपना R&D डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है, और खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, वो मुझे लग रहा है उस कंपनी पे आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी पे, और ये आपको आसानी से, अब आप पूछेंगे हमें कैसे, पर हम तो भाई कंपनी में विजिट कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है आप अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो R&D पर एक खर्च किया जाता है, R&D का एक अलग से हेड होता है। अगर आपको वहां अच्छा खासा खर्च दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि ये कंपनी आने वाले 5-7 साल में, 3 साल में ये आपको कुछ करके दिखाने वाली है, और इसकी टॉप लाइन्स और बॉटम लाइन, जिसको हम रेवेन्यू और प्रॉफिट कहते हैं, वो कई गुना जाके बढ़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है कि R&D पर कितना, और अब तो आप, हमारा जो बजट आया था सोनिया अभी, उसमें R&D पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से खर्च बढ़ाया है, तो मुझे लगता है मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे R&D, अभी रवि बात कर रहे थे कि आप R&D करिए, तो 3 लेवल के R&D हो गए। एक तो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने R&D करनी है, जो सारा ढूंढ करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है। दूसरा वो कंपनी R&D कर रही है, और तीसरा मैक्रो लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया R&D करे। तो मुझे लग रहा है कि जितना आप आज तरक्की देख रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत जरूरी बात, आज जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे चश्मे की बात करें, घड़ी की बात करें, हेल्थ टेक की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, फूड टेक की बात करें, उसके पीछे, ये बहुत जरूरी बात नोट करने वाली है, उसके पीछे कुछ साल की R&D जरूर रही होगी। तो जब पीछे R&D जो हुई उसका आज हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो आज जो R&D हो रही है वो भी तो आगे रिजल्ट देगी ना देगी। तो वो इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है, R&D पर खर्च आप नोट कर सकते हैं। दूसरा एक सेक्टर जो आप अभी हमने नाम लिया था पर हमने उसकी बात नहीं करी, वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। और मुझे लग रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, खासकर साउथ इंडिया में, और जिनको इसरो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है। और आप देखते हैं अमेरिका में आजकल जो लॉन्चेस हो रहे हैं सैटेलाइट के, रॉकेट्स के, वो ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज देख रही हैं। कुछ कंपनीज बड़ी बड़ी हैं देखती हैं, पर उनके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप जुड़े होते हैं जो उनको फीड करते हैं। यही हिंदुस्तान में इस टाइम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से खास काम कर रही है, उसमें, ये थोड़ा डिफेंस से हट के मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस भी इसमें आ जाता है, पर मैं डिफेंस से हट के बात कर रहा हूं, वहां पर आप जरूर नजर रखिए। और जब भी आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें तो आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू रख के चलिए। ये हम हिदायत यहां पर देना चाहेंगे सभी देखने वालों को कि आप इसको बहुत शॉर्ट टर्म मत ले, क्योंकि टेक्नोलॉजी R&D होती है, फिर उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है, जैसा मैंने कहा, उसको फिर रेवेन्यू में कैसे इससे जनरेट किया जाए, इस सारे प्रोसेस में करीब 3 साल लग जाते हैं। ये मैं एक जनरल एवरेज लेके चल रहा हूं, कहीं 5 साल, कहीं 2 साल, कहीं 1 साल भी होता है। तो इसलिए आप टाइम फ्रेम अपना मिड टू लॉन्ग टर्म, तो जो, और राज की बात सोनिया ये है कि जो लोग भी अमीर बने हैं इन्वेस्ट करके, वो लंबे, राकेश झुनझुनवाला साहब का रवि ने जिक्र किया, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे को बहुत उनके साथ मुझे समोसे और उनके फेवरेट ब्रेड पकौड़े होते थे, खाने का मौका मिला। उन्होंने, ये मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं, आज वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर आप स्टॉक मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं तो लोग ये 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद एक्सपायरी पे, ये आप इससे अमीर नहीं बन सकते। आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, कभी मुनाफा, किसी दिन खुश, किसी दिन दुखी होकर आप जाएंगे, पर अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म देख के चलिए। तो मैं ये बार बार और जोर दे के कहना चाहूंगा कि जो भी पैसा बोलता है, कि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि वो लॉन्ग टर्म नजरिया रखेंगे, टेक्नोलॉजी पे ये खास कर अप्लाई करता है। और रवि, यहाँ पर
अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, इसका रिस्क कितना ज़्यादा लेकर चलना चाहिए? एग्जाम्पल हमने देखा सीएनजी कार्स थी, तो सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, आजकल वो इतनी बढ़िया नहीं कर रही। पुअर एग्जीक्यूशन कह लो या कुछ फंडामेंटल रीज़न था या जो भी था, लैक ऑफ डिमांड होगी। अगर हम गूगल के ग्लास देखें, वो नहीं चल पाए। नोट 7 आया था, उसका इशू हुआ। हमारी एक टेलीकॉम कंपनी है, बाकी टेलीकॉम कंपनीज इतना बढ़िया कर रही हैं, उसका शेयर प्राइस गिरता ही जाता है। तो अगर ये चीज़ अगर देखी जाए तो इसमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा? देखिए, मैं इसी पे आने वाला था। मुझे ये नहीं पता कि आपने अंदर की बात कैसे जान ली, क्योंकि मेरे मन में यही सवाल था। और जब कोहली साहब बता रहे थे तो मेरे को टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मुझे कंपनी का R&D का खर्चा याद आ गया। और जैसे ही मैं नाम लूंगा आप सबको याद आ जाएगा। आपको मैं बताऊं, वो कंपनियों पे आपने निवेश किया हो ना किया हो, लेकिन आपने उसका प्रोडक्ट जरूर खरीद रखा होगा। और वो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के आप पिछले 5 से 8 साल के अगर बैलेंस शीट को देखें या एनुअल रिपोर्ट एक आती है उसको अगर देखेंगे, तो उन्होंने देखेंगे कि उन्होंने जबरदस्त खर्चा किया अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी R&D के ऊपर। और उसका फल आज क्या मिल रहा है कि आज महिंद्रा के कॉम्पिटिटर के सामने कुछ बचा नहीं है। यानी कि अब कंपटीशन डायरेक्ट इंटरनेशनल हो गया कि टेस्ला से अब कंपैरिजन किया जा रहा है। जब टेस्ला वहां सोचता है कि हम यहां गाड़ी लॉन्च करने की सोचे, महिंद्रा ने अपनी 2 और गाड़ियां लॉन्च कर देता है बैटरी की। एग्जांपल, आपने कहा टेक्नोलॉजी फेल होने की बात करी, अब उसके लिए दूसरा स्टॉक याद आता है। आपको याद होगा टाटा मोटर का शेयर एक टाइम पर आज 700 रुपए चल रहा है, लेकिन एक टाइम पर 200 रुपए आ गया था। उन्होंने भी R&D करी थी और उनकी R&D 3 साल में फेल हो गई थी, और इसकी वजह से उनके शेयर के प्राइसेस जबरदस्त गिरे। और आज उसी R&D के बदौलत वो वापस उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए। और आज आप टाटा को आप देख रहे हैं कि वो अपने किस हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जो कि महिंद्रा और टाटा दोनों साफ साफ नजर आ रहे हैं। जो आपकी बात थी, मैं इसीलिए मुझे कंपनियां याद आ गई, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। दूसरी तरफ आपने बात कही कि जैसे अब गूगल ने एक R&D करी और उन्होंने एक ग्लास लॉन्च किया। देखिए, अभी क्या है कि 2 चीजें एक साथ देख के चलनी पड़ती हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब टेक्नोलॉजी अगर आपकी ऐसी हो कि जो कि आपकी बहुत एक्सपेंसिव है और उसकी कॉस्ट अगर आप कम नहीं कर सकते हैं, तो आप अभी वक्त से पहले आ चुके हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की अभी जरूरत नहीं है, उसके बाय प्रोडक्ट बहुत होंगे, तो आदमी उसको अवॉइड करेगा और उसकी वजह से आप फेलियर हो जाएंगे। गूगल के साथ ये हुआ जब उन्होंने ग्लास लॉन्च किए। सेकंड, जो आपने कहा था सीएनजी की बात करी थी, देखिए आज पेट्रोल पे गाड़ियां जो हैं वो सीएनजी के बराबर एवरेज दे रही हैं, तो सीएनजी का कहीं ना कहीं से जो डाउनफॉल है वो थोड़ा देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको अगर देखते हैं तो जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे HPCL, BPCL, IOCs हैं, आप उनके अगर पेट्रोल पंप पे देखें तो इस समय हर पेट्रोल पंप अपने को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। 2 चीजों पे फोकस कर रहा है। पहला कि वो अपने यहाँ पे सीएनजी पंप, यानी कि जो हमारी भारत सरकार का है कि ग्रीन फ्यूल को यूज करें और प्लस ग्रीन जो आपका रोड होता है उसको आप कवर करें। उसके लिए उन्होंने हर एक पेट्रोल पंप पे सीएनजी आप देखिए कि अब लगनी शुरू हुई, जिसकी वजह से लोगों को भी फायदा मिल रहा है, पोल्यूशन का भी कमी हो रही है। दूसरी तरफ अब मुझे लगता है कि अगला जो टाइम है वो अब आएगा जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और उनके जो चार्जर हैं, उनकी अभी क्या टेक्नोलॉजी, उसमें क्या फाइट चल रही है। टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ज्यादा है, तो उसमें फाइट ये चल रही है कि टेक्नोलॉजी को कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, प्लस पेट्रोल वाली सुविधा। क्योंकि अगर आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं या 12 मिनट के अंदर आप गाड़ी बाहर निकाल लेते हैं, जहां पर जब गाड़ी रिचार्ज करने की बात आती तो वहां 2 घंटे लगते हैं। अब घट के वो 45 मिनट हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी शायद वो 20 मिनट से नीचे भी आ जाएंगे। तो जब 20 मिनट से नीचे आ जाएंगे तो उसकी कॉस्ट अभी पड़ रही। तो इस तरीके की जो चीजें हैं अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको तमाम ऑप्शन इस समय आपको दिखाई देते हैं जो कि कंपनियां चिप बनाती हैं। जैसे मैं डिफेंस काउंटर में वापस इसलिए लौट रहा हूं क्योंकि वो एक सक्सेसफुल आपके सामने नजर आया। अब उसमें आपको एक कंपनी है मरीन इलेक्ट्रिक करके, वो सिंपल जो कम्युनिकेशन होता है ना, जब समुद्र में उसे नेविगेशन के लिए उसके लिए यूज करती है। वो कंपनी
कुछ साल पहले जो है वो कोई जानता नहीं था, 100 रुपए के पास ट्रेड हो रहे थे, आज वो डबल हो चुकी है। जो शरद जी ने कहा ना कि सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक आपके 4 चांद लगा देता है, तो 100 टाइम्स मल्टीपल पे अगर पहुंच चुका है तो आप अंदाजा लगाइए कि इस टाइप से कितनी ऐसी कंपनीज है जो ग्रो करने को तैयार है, हमें पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल रिसर्च पे आपका फोकस होना चाहिए, और रिसर्च के साथ में ये जरूर ध्यान रखिए कि वक्त के साथ चलिए, वक्त से पहले भी चलने की जरूरत नहीं, वक्त के बाद तो चलना ही नहीं है, तो अपने ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाकर चले। जी, ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए, जैसा कि हमारे दोनों गेस्ट ने बोला, और नीड इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। वो एक दूसरी चीज़ की जो हम चीज़ देख रहे हैं कि जो नया इनोवेशन आया है वाकई में कितना इस्तेमाल होगा। बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी कुछ सीखे होंगे कि किस तरह से अब समय बदल रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। तो हमारी इस आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। दंगे के वक्त ना किसी की जान जाएगी नहीं, समझे?